हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकल्प दुबे और मैं आपके सामने आया हूं इन्फ्लेशन टॉपिक लेकर। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पीटी एवं मेंस में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये ना ही सिर्फ सीजीपीएससी बल्कि यूपीएससी एवं ईपीएफओ जो अभी रिसेंटली होने वाला है उसके लिए भी बहुत आपको हेल्प करेगा। इन्फ्लेशन से देखिएगा, अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे सीजीपीएससी के तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन्फ्लेशन के ऊपर आते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल, और उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील भी करेंगे और एक एक टॉपिक को इन्फ्लेशन के हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। सो वी स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में और क्या बोलते हैं बेटा? महंगाई। इन्फ्लेशन को और क्या बोलते हैं हम? महंगाई। एक आमिर खान की मूवी आई थी, उसमें एक गाना था, महंगाई डाइन खाए जात है। आज हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन, कैसे उसके इफेक्ट्स होते हैं और क्या उसके इफेक्ट्स से हमारी इकोनॉमी को क्या असर होता है, वो सब कुछ हम एक एक करके जानेंगे। बट बिफोर थिंकिंग कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, पहले हम ये तो जानें कि महंगाई होती क्या है जी, ये तो देखें। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? व्हाट इज इन्फ्लेशन? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होना, मतलब इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज in the prices of goods and services। इसे क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? इन्फ्लेशन। तो क्या सर आप इसका कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सुनिए। देखिए, हम उस जमाने से आते हैं जहां बेटा 5 रुपए के 2 समोसे मिलते थे। 5 रुपए के 2 समोसे मिलते थे, याद है वो दिन? 5 रुपए के 2 समोसे मिलते थे। कुछ समय बाद क्या हो गया बेटा? वही 2 समोसे, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी, और वो कितने के मिलने लग गए? 10 रुपए के। कितना महंगा हो गया? 5 रुपए महंगा हो गया। अब वही समोसे बेटा कुछ दिन बाद 15 रुपए के मिल रहे हैं और आज भी हमें वही समोसे का टेस्ट है, वही क्वालिटी है। सो नाउ यू कैन सी, देख 5 रुपए का जो समोसा है वो 10 बना और 10 से क्या बना? 15 बना। इसे क्या बोलते हैं हम? महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन। क्या ये डेफिनेशन एकदम सही है? नहीं सर, ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है। क्या सी गलत है सर, वो बताइए। देखिए बेटा, यहां पे लिखा है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर समोसे की कीमत बढ़ रही थी तो कुछ और भी चीजें थी जिनकी कीमतें क्या हो रही होंगी? कम हो रही होंगी। कुछ की सामान की चीजें की कीमतें बढ़ रही हैं और कुछ की सामान की कीमतें कम हो रही हैं, तो इसे हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलेंगे। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इसमें एक वर्ड लगेगा, दैट इज एवरेज। एवरेज। तो इसकी रियल डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एवरेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। उसे क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब बेटा सारे सामान की कीमतें तो नहीं बढ़ रही होंगी, कुछ सामान की कीमतें बढ़ रही होंगी, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम टोटल एवरेज ले रहे हैं। कुछ का सामान की कीमतें कम, कुछ के सामान की कीमतें ज्यादा, तो हम टोटल एवरेज लेके बता रहे हैं कि अगर एवरेज प्राइस इंक्रीज हो रही होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? दैट इज एवरेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। यहां तक कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं जी। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हो गई। नाउ इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमिक को इफेक्ट करेगा? इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है? कैसे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है? हम इसे फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप में इफेक्ट करता है जी। पहले, इट विल हैव अ इंटरनल इफेक्ट्स। इट विल हैव अ इंटरनल इफेक्ट्स। हमारे देश में क्या इफेक्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरनल इफेक्ट्स। और हमारे देश की जो एक्सटर्नल सेक्टर से हमारे जो इफेक्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल इफेक्ट्स। उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल इफेक्ट्स। सो इन्फ्लेशन से हमें इंटरनल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे और कुछ कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। इंटरनल इफेक्ट्स के पहला चीज, फर्स्ट, purchasing power is reduced। Purchasing power is reduced। इसका एग्जाम्पल अभी हमने पहले एक एग्जाम्पल में देखा जहां पे हमें
जो 5 रुपए खर्च करके 2 समोसे मिल रहे थे, अब क्या खर्च करना पड़ रहा है बेटा? 10 रुपए, फिर बाद में 15 रुपए। समोसे आज भी वो इतने ही हैं, 2 ही समोसे हैं, बट प्राइसेस क्या हो गई? बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा। इसका क्या मतलब है? दैट योर परचेजिंग पावर हैज बीन रिड्यूस्ड। आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है और मिल रहे कितने हैं? अभी भी वही 2 समोसे। इट मींस इन्फ्लेशन से हमारे इंटरनल इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, आपको थैले भर के पैसे लेके जाने पड़ेंगे और आपको आज भी सामान बहुत कम मिल रहा है, जो कि पहले कम पैसों में सामान मिल रहा था। इसे बोलते हैं हम परचेजिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड। द फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया? परचेजिंग पावर हैज बीन रिड्यूस्ड। द परचेजिंग पावर हैज बीन रिड्यूस्ड। सेकंड, savings will be reduced. The second thing is savings will be reduced. Savings will be reduced. अब बेटा इसमें एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्या है फॉर्मूला? y इज इक्वल टू सी प्लस एस, जहां पे हम y को बोलेंगे बेटा इनकम, y को बोलेंगे इनकम, c को बोलेंगे बेटा कंजम्पशन और s को बोलेंगे बेटा हम सेविंग्स। s को बोलेंगे सेविंग्स। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, i इज इक्वल टू इनकम, y इज इक्वल टू इनकम, c इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस s इज इक्वल टू सेविंग्स। अब बेटा देखिए, मैंने अभी बताया इन्फ्लेशन में क्या होता है? आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। आपकी इनकम तो बढ़ रही नहीं है सर, बट आपको कंजम्पशन का क्या करना पड़ रहा है? पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या होगा? जब जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, जब जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स अपने आप क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। आपकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक घर है, जिस घर की इनकम 100 रुपए थी, जिस घर की इनकम 100 रुपए थी और वो सुबह शाम समोसे खाते थे। क्या खाते थे भाई? समोसे खाते थे। बड़ा समोसा खाने पसंद है भाई को। तो अब क्या करते थे? कंजम्पशन के लिए अगर समोसा खा रहे हैं तो पहले समोसा खाते थे 5 रुपए के 2 समोसे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। 5 रुपए के 2 समोसे खाते थे। तो भाई साहब घर में 4 लोग थे, तो कितने रुपए खाते थे? 20 रुपए का समोसा खा रहे थे। कितने रुपए का समोसा खा रहे थे जी? 20 रुपए का समोसा खा रहे थे। और कितना बचा पा रहे थे जी? 80 रुपए वो क्या कर पा रहे थे? बचा पा रहे थे। 80 रुपीज वर सेव्ड बाय दैट फैमिली। बट लेटर ऑन व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, जब मार्केट में क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया। अब वही समोसा कितने रुपए में मिल रहा है बेटा? वही एक प्लेट समोसा जो 5 रुपए के 2 थे, वही 2 समोसे अब मिल रहे हैं 10 रुपए के, और वही 4 लोग खा रहे हैं। तो अब कितना खर्च करना पड़ रहा है उस फैमिली को बेटा? वही 100 रुपए कमा रही है वो फैमिली, और अब उन्हें खर्च करना पड़ रहा है 40 रुपए। तो अब 40 रुपए अगर खर्च होगा तो उसकी सेविंग कितनी हो गई बेटा? 60। मतलब सेविंग हैज बीन रिड्यूस्ड। द सेविंग हैज बीन रिड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है? द सेविंग्स विल बी रिड्यूस्ड। द सेविंग्स विल बी रिड्यूस्ड। इजी है, सिंपल है, आराम से। थर्ड, when you have seen the purchasing power has been reduced, the saving will be reduced. अब क्या होगा बेटा? अगर तुम्हारे जेब में पैसा नहीं होगा, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं होगा, और तुम्हारे जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो तुम क्या करोगे बेटा? तुम मार्केट में डिमांड नहीं करोगे। तुम मार्केट में डिमांड नहीं करोगे। अगर जेब में पैसा होगा तो तुम जाके मार्केट में डिमांड करते हो किसी चीज को। अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा तो तुम डिमांड करोगे क्या? नहीं करोगे। अगर तुम डिमांड नहीं करोगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा बेटा? नहीं करेगा। अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर ने कुछ अपने यहाँ क्या रखे थे? लोगों को अपने यहाँ जॉब्स में रखे थे। वो क्या करेगा? उन लोगों को जॉब से निकाल देगा। तो क्या हो रहा है बेटा? As you have less saving means less demand means less producer will produce, hence the less producer will produce, it will create unemployment. क्या हो जाएगा भैया? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। क्या हो रहा है बेटा? सेविंग्स रिड्यूस हो गई, सेविंग्स रिड्यूस हो गई। सेविंग रिड्यूस होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा बेटा तो इससे क्या आएगा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ आएगा बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इट विल हैपन? इट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। क्या क्रिएट होगा जी इससे? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या क्रिएट होगा जी? अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहां से तुम्हें पता चलता है कि दीज आर द इंटरनल इफेक्ट्स। अब आगे और चौथी चीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने क्या क्या देख लिया इंटरनल इफेक्ट्स में? परचेजिंग पावर रिड्यूस, सेविंग रिड्यूस। सेविंग रिड्यूस हुई तो हमारे यहाँ क्या हो गया? प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? लोगों को जॉब में ना रखेंगे और पुराने लोगों को जॉब से निकाल देंगे। तो इसे क्या क्रिएट होगा बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, disparity of income. Disparity of income.
डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। मतलब क्या बेटा, रईस और रईस होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ऐसा कैसे? देखिए, जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो समोसे बनाता था, प्रोड्यूसर क्लास था जो क्या बना रहा था भाई, समोसे। बड़े पकड़ के रखेंगे समोसे को आखिरी तक के पूरे चैप्टर में, पूरा याद होगा। प्रोड्यूसर क्लास क्या बना रहा था जी, समोसे बना रहा था। वो पहले 2 समोसे बना रहा था 5 रुपए के, अब वही समोसा वो कितने रुपए में बेच रहा है बेटा, 15 रुपए के। तो क्या कर रहा है बेटा, 10 रुपए वो एक्स्ट्रा पैसा कमा पा रहा है, 10 रुपए वो एक्स्ट्रा पैसा कमा पा रहा है। इसलिए प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा बनाएगा, जिससे लोग क्या करें, और सामान को खरीदें। हेंस द प्रोड्यूसर विल बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द प्रोड्यूसर विल गोइंग टू गेट बेनिफिट, तो वो और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। यहां तक ही क्लियर है। कंज्यूमर, जो ये समोसे को खरीदता था, पहले उसको 5 रुपए देना पड़ रहा था, अब उसको क्या करना पड़ेगा भैया, अपने जेब से पैसे ज्यादा देना पड़ेगा। अब अपने जेब से पैसे ज्यादा देना पड़ेगा, 10 रुपए उसको ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा वही सामान के लिए, जो सामान क्या मिल रहा था, पहले कम पैसे में मिल रहा था। हेंस इन्फ्लेशन क्या क्रिएट करता है बेटा, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर गुड्स, प्रोड्यूसर विल गोइंग टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, जिससे उनको क्या हो जाए, और ज्यादा वो अर्न कर पाए। पर वही जगह जो कंज्यूमर है, उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा अपने रोटी कपड़ा मकान, अपनी बेसिक नीड्स को पाने के लिए। तो इसलिए बेटा इन्फ्लेशन क्या इफेक्ट करता है हमारे देश में, जो कंज्यूमर क्लास है, जो आज भी गरीब तबका है हमारे देश में, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड यू नो कि हमारे देश में बेटा इंडिया भी है और भारत भी है। द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज, उनको इन्फ्लेशन बहुत गंदा मारता है। कैसे मारता है भाई, उनको अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हेंस दीज आर द इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये सब क्या है आपके इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, first, export will be reduced. Export will be reduced. कैसे एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा जी, चलो देखते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, एक जूट बैग है, बोरा है ना, बोरा जूट बैग है जो कि इंडिया में बनता है। एक बोरा जो इंडिया में बनता है, वो बोरे की कीमत है 10 रुपए। कितने रुपए कीमत है जी, 10 रुपए। सेम बोरा सेम क्वालिटी का बेटा कहां बन रहा है, बांग्लादेश, जिसकी भी कीमत क्या थी भाई, 10 रुपए। जो जूट बैग है, जूट बैग वो क्या है, 10 रुपए का इंडिया में भी मिल रहा है और वही 10 रुपए का बांग्लादेश में भी मिल रहा है। अब जो इंसान जो यूएसए में खड़ा है, उसे बैग खरीदना है, जूट बैग खरीदना है, वो इंडिया से भी खरीद सकता है, वो बांग्लादेश से भी खरीद सकता है। यूएसए में बैठे इंसान को वो इंडिया से भी जूट बैग खरीद सकता है और बांग्लादेश से भी खरीद सकता है। बट बेटा इंडिया में आया इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन आया तो वही 10 रुपए का बोरा कितने रुपए मिल रहा है, 15 रुपए में मिल रहा है। वो कितने रुपए मिल रहा है, 15 रुपए में मिल रहा है। अब मुझे खुद बताइए, यूएसए के बंदे को क्या इंडिया का जूट बैग प्रीफर करेगा कि बांग्लादेश का जूट बैग? वो किसका प्रीफर करेगा, कम रुपए वाले को, 10 रुपए वाले को। तो यहां पे क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। Hence inflation decreases your export. Hence inflation will decrease your export. Getting my point? Clear है जी? ठीक है, आगे सेकेंड, tourism will be reduced. क्या कम हो जाएगा हमारे देश में, टूरिज्म सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। टूरिज्म हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। कैसे, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे देश में आया है इन्फ्लेशन, जो बाहर के लोग हमारे देश में घूमने आते थे। हमारे देश में बेटा कल्चर हेरिटेज बहुत बड़ा है, हमारे देश में लोग आते हैं, राम भगवान, बुद्धिज्म और भी बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। बट जब हमारे देश में वो आते हैं और उनको पता चलता है कि पहले हमारे देश में आने पर उनको मुश्किल से 10,000 में उनकी पूरी घूमना फिरना हो सकता था, अब वही जगह उनको क्या लग रहा है बेटा, 20,000, 25,000, 30,000। तो क्या हो जाएगा, वो लोग हमारे देश में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। वो लोग क्या सोचेंगे, इससे अच्छा कोई और टूरिज्म देख कर आ जाते हैं, ना कि हम इंडिया घूमने जाते हैं। हेंस टूरिज्म विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। जैसे टूरिज्म रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे देश में डॉलर्स आना कम हो जाएंगे, हमारे देश में कम हो जाएंगे। थर्ड थिंग,
FDI. What is FDI? Foreign direct investment. FDI. What is FDI बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, द इन्वेस्टमेंट विच इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में क्या लेकर आएगा? टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, जॉब्स लेकर आएगा, और जब वो यहाँ पे आएगा बेटा तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का बर्डन, टेक्नोलॉजी से हमारे इकोनॉमी को क्या करेगा? बूस्ट करेगा। बट अगर मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन है। अगर मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन है, तो हमारा ही कॉम्पिटिटर कंट्री चाइना क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक यूएसए की कंपनी है जिसे इन्वेस्ट करना था इंडिया में, बट उसे पता चलता है कि इंडिया में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हर चीज क्या है? महंगी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सामान है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो बहुत महंगी है। यहाँ पे जो वेजेस देना पड़ेगा वर्कर्स को वो भी बहुत महंगे हैं। यहाँ पे जो भी टाइप का हमारे को रॉ मटेरियल मिलेगा उस कंपनी को वो भी क्या है? महंगा है। तो क्या वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा कि हमारे कंपटीटर के पास जाएगा? वो किसके पास जाएगा? चाइना के पास चले जाएगा, और इंडिया से वो FDI क्या हो जाएगा? चाइना की तरफ मुड़ जाएगा। तो हेंस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन FDI ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, FDI ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। तो हमने क्या क्या देखा एक्सटर्नल इफेक्ट्स में? हमने देखा द फर्स्ट इज एक्सपोर्ट विल बी रिड्यूस्ड, हमारे यहां से एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा, हमारी कंपनीज बाहर बेचना सामान नहीं बेच पाएंगी। सेकेंड, टूरिज्म विल रिड्यूस। थर्ड, FDI विल बी गेट रिड्यूस्ड। अब बेटा यही तीनों चीजों से क्या आता था? हमारे देश में डॉलर्स आते थे, हमारे देश में इसी के थ्रू डॉलर्स आते थे, और वही क्या बनाता है? हमारे डॉलर्स का बनाने का क्या बनाता है? हमारे देश में जितना भी फॉरेन रिजर्व आता है उसे क्या बोलते हैं हम? फॉरेक्स रिजर्व। उसी को क्या बोलते हैं हम? फॉरेक्स रिजर्व। all these three contributes your forex reserve। यही तीनों चीजें क्या बनाती हैं? आपकी फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रीब्यूट करती है। जब यही तीन चीज कम हो जाएगी तो बेटा अपने आप आपका फॉरेक्स रिजर्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो वी हैव सीन द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमने इंटरनल इफेक्ट्स देखे और हमने एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे। हमने इन्फ्लेशन देखा और हमने उसके इफेक्ट्स देख लिए। अब बेटा देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्या देखेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ we are coming towards that topic, that is what are the different types of inflation? Different types of inflation। अब हम देखेंगे different types of inflation। Types of inflation। इन्फ्लेशन को बेटा अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग बुक में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हम वो देखेंगे जो मेजरली पेपर में आते हैं और जो कि जरूरी हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइप्स। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। On the basis of causes, हम causes पे देख रहे हैं। On the basis of causes, किस टाइप से ये इन्फ्लेशन हुआ? तो इसमें दो टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और क्या होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? बचपन से जानते हैं इस चीजों को, बस एक एक बार देखेंगे ध्यान से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? जहां पे बेटा एग्रीगेट डिमांड, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज हाई, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, और जहां पे एग्रीगेट सप्लाई कम है। सप्लाई क्या है बेटा आपका? कम है। तो क्या हो जाएंगी? प्राइजेस राइज हो जाएंगी। प्राइस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। उसे कौन सा इन्फ्लेशन बोलेंगे बेटा हम? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चलो सर एग्जांपल बताओ। सर देखिए, आपने सबने, हम सब ने एक टाइम देखा है जिसे बोलते हैं हम कोविड का टाइम, जो बहुत खतरनाक था बेटा। उस समय रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन हुआ करता था या कोविड की जो टेस्टिंग हुआ करती थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इवन जो लैब में जो टेस्ट हुआ करते थे वो एक एक टेस्ट आज के टाइम पे भले 750 रुपये में होते थे, उस समय 2-2 हज़ार रुपये के होते थे। क्यों होते थे? बिकॉज डिमांड वॉज वेरी हाई। और वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन
जो इंजेक्शन आपको मुश्किल से मुश्किल 1000-2000 रुपए का मिलना चाहिए था, वही एक इंजेक्शन बेटा 5-5, 6-6 हज़ार के मिल रहे थे। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन है जी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहां डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम होगा, तो उसे कौन सा इन्फ्लेशन बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट को पुश करना, कॉस्ट को पुश करना, उसे कौन सा इन्फ्लेशन बोलेंगे हम? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एग्जांपल के लिए बेटा कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ 4 चीजें बेसिक लगती हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ 4 बेसिक चीजें लगती हैं। वर्कर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वर्कर लगते हैं। वर्कर को हम क्या देते हैं बेटा? वेजेस देते हैं। वर्कर को क्या देते हैं हम? वेजेस। अगर आप कुछ प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो एक आपको जगह लेनी पड़ेगी, वो जगह के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? रेंट। बेटा हम मार्केट से कुछ पैसे उठाएंगे या हम लोन लेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा मार्केट को? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट। क्रेडिट के लिए हमें इंटरेस्ट। और आखिरी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए दैट इज योर रॉ मटेरियल, दैट इज योर रॉ मटेरियल। बेटा अगर ये चारों में से कोई भी चीज, जैसे वेजेस, वर्कर्स बोले कि मेरे को पैसे बढ़ा दो सर, पहले मैं 100 रुपए में काम करता था, अब मुझे 200 रुपए दो, तो वेजेस का रेट क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। रेंट, जो भैया आप किराएदार में जहां पे आप थे, जो आपका मकान मालिक था, वो बोलेगा सर मेरे को क्या करो, आप अपना रेंट बढ़ा दो, तो रेंट बढ़ना। थर्ड, बेटा बैंक ने अपना रेपो रेट बढ़ा के अपना क्या कर दिया? इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरेस्ट का बढ़ना। और अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट में से किसी भी एक चीज का, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ना, मतलब इन चारों में से किसी भी एक चीज का प्राइस भी बढ़ना, क्या कर रहा है? प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ये चारों में से किसी की भी प्राइस या इन चारों की प्राइस क्या कर रही है? प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस को पुश कर रही है, तो उसे कौन सा टाइप का इन्फ्लेशन बोलेंगे बेटा हम? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर इनमें से किसी की प्राइस इंक्रीज हुई, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, तो इसे कौन सा इन्फ्लेशन बोलेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब मुझे आप बताइए कौन सा इन्फ्लेशन इन दोनों में से इजी है कंट्रोल करना? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? ठीक है, अब इसका आंसर देते हैं हम। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या था बेटा? डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम था। इट कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, इट कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। हाउ? बाय मेकिंग द इंक्रीज इन सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है तो आप क्या कर दीजिए? सप्लाई को भी बढ़ा दीजिए। अगर रेमडेसिविर लग रहा है तो रेमडेसिविर और बनाइए। अगर आज के टाइम पे स्कॉर्पियो डिमांड में है और स्कॉर्पियो बनाइए। अगर आज के टाइम पे कोई शर्ट बहुत मांग रहा है, वो शर्ट को बहुत बनाइए। तो हेंस व्हेन यू इंक्रीज द सप्लाई, डिमांड के साथ अगर वो मैच हो जाएगा तो अपने आप इस टाइप की महंगाई को क्या कर सकते हैं आप? कम कर सकते हैं। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड, वेयर एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल। बहुत हार्ड होता है बेटा ये कंट्रोल करने के लिए। क्यों बेटा? वेज, रेंट, इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल, अगर इनमें से किसी भी कारण अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, तो हमेशा याद रखना, रिवाइज ऑफ प्राइस विल नेवर मेक इट डिक्रीज इन द फाइनल प्रोडक्ट्स प्राइस। फॉर एग्जांपल, मैंने समोसे की कीमत बताई थी 5 रुपए के 2 समोसे, फिर 15 रुपए का 2 समोसे। अगर ये समोसे की कीमतें क्यों बढ़ी थी बेटा? सपोज करिए आलू के कारण बढ़ी होगी, वो वेज वाले वर्कर के कारण बढ़ी होगी, या किसी भी एक रॉ मटेरियल के कारण, जैसे कि तेल वगैरह, किसी के कारण भी बढ़ी होगी। बट अगर वो वापस उनकी कीमतें कम हो गई तो क्या समोसे की कीमत कम होगी? क्या नहीं। जब भी बेटा प्राइस को रिवाइज करते हैं तो हमेशा प्राइस का प्रोडक्ट का क्या हो जाता है? बढ़ता ही है, कम, बहुत कम होता है, रेयर टू रेयर केस, है ना। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज वेरी डिफिकल्ट to manage, whereas demand pull inflation can be easily managed। तो हमें 2 टाइप के इन्फ्लेशन समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। अब दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन देखते हैं। नाउ इन्फ्लेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। किस रेट का इन्फ्लेशन है? देखो बेटा, बच्चा जो होता है वो कैसे चलता है? पहले वो पहिया चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। फिर वही बच्चा कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? खड़ा होके वो वॉक करने लग गया, वॉकिंग। फिर वही बच्चा क्या करने लग गया बेटा? थोड़ा दौड़ने लग गया, दैट इज कॉल्ड एज रनिंग। और बेटा वो चल रहा है, चलते एक जगह से बीच में कूदने लग गया, थोड़ा दूर चला फिर कूदा, फिर थोड़ा दूर चला फिर कूदा, उसे क्या बोलेंगे हम? गैलोपिंग।
और फिर थोड़ा देर चलने के बाद कूद रहा था, फिर चल रहा था, फिर कूद रहा था, फिर अब इतना जोर से कूदा कि उड़ने लग गया, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर। सो इन्फ्लेशन कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट। क्रॉलिंग, पहिया पहिया चल रहा था, वॉकिंग, अब चलने लगा, अब दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते कूदने लगा, और कूदते कूदते उड़ने लगा, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेट। कौन सा रेट भाई, ये देखते हैं। क्रॉलिंग, जब इन्फ्लेशन मार्केट में होगा बेटा 2 to 4%, जब इन्फ्लेशन मार्केट में होगा 2 to 4%, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रॉलिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन मार्केट में 2 to 4%, 4 to 6%, इसे क्या बोलेंगे हम, वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसे क्या बोलेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन। रनिंग 6 to 10%, 6 to 10%, उसे क्या बोलेंगे हम, रनिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग 2 to 3 डिजिट, 2 to 3 डिजिट, मतलब 2 डिजिट से 3 डिजिट तक के इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे हम, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और फिर आएगा 3 to 4 डिजिट, 3 to 4 डिजिट इन्फ्लेशन, उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए बेटा, इन्फ्लेशन जो होता है इट इज गुड ऑल्सो एंड इट इज बैड ऑल्सो। वो गुड भी होता है और बैड भी होता है। कैसे, देखिए, अगर इन्फ्लेशन होगा, अगर इन्फ्लेशन होगा तो बेटा इन्फ्लेशन हेल्प करेगा प्रोड्यूसर को कि मैं सामान को बनाऊं, क्योंकि मेरा सामान अब क्या होगा, मार्केट में बिकेगा और मुझे कुछ कुछ फायदा होगा। जब वो सामान बनाएगा तभी क्या क्रिएट होगा, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसलिए इन्फ्लेशन जरूरी है, बट एक लिमिट तक के जरूरी है। वो लिमिट क्या है बेटा, रघुराम राजन, द एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, रघुराम राजन जी हमारे एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, उन्होंने लिमिट बताई थी, द इन्फ्लेशन शुड बी एट अ लिमिट। वो लिमिट क्या है बेटा, एज पर मिस्टर रघुराम राजन, द एक्स गवर्नर, उन्होंने कहा था इन्फ्लेशन शुड बी 4 ± 2%, इन्फ्लेशन शुड बी 4 ± 2%। मतलब बेटा माइनस करूंगा तो कितना आया, 2%, और 4% और प्लस करूंगा तो 6%। इन्फ्लेशन इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब वो 2 से कम होगा, जब वो 2 से कम होगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्यों प्रोड्यूस करेगा। अगर वो 6 से ज्यादा होगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कंज्यूमर खरीदने को तैयार ही नहीं होगा। तो तुम कितना भी प्रोड्यूस कर लो प्रोड्यूसर क्लास, कंज्यूमर अगर खरीदने को तैयार नहीं है, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फालतू का पड़ा हुआ है। तो इसलिए रघुराम राजन जी ने कहा था कि इन्फ्लेशन शुड बी 2 to 6%, दैट इज 4 ± 2%। तो बेटा यहां से हम पता चलता है कि क्रॉलिंग इन्फ्लेशन इज गुड, वॉकिंग इन्फ्लेशन इज गुड, बट अगर वॉकिंग से बढ़ने वाला इन्फ्लेशन, सो इट विल गोइंग टू क्रिएट अ टेंशन फॉर द गवर्नमेंट। इसलिए बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट, कि तुम अब जाग जाओ और इसे कंट्रोल करो, नहीं तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो करेगा बट कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, हाँ या ना। सो इन्फ्लेशन होना चाहिए, पर उतना होना चाहिए जहां पे प्रोड्यूसर भी फायदे में रहे और कंज्यूमर में भी फायदे में रहे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने को तैयार हो और कंज्यूमर खरीदने को तैयार हो। गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ द इन्फ्लेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप का इन्फ्लेशन। Now inflation can be further subdivided on the basis of inclusion and exclusion of commodities, inclusion as well as exclusion of commodities. ठीक है, अब देखेंगे यहां पे हम इन्फ्लेशन को और भी 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। नाउ वी आर डिवाइडिंग इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजन ऑफ कमोडिटीज, जिसमें हम क्या बोलेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन बी कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है बेटा जहां पे
जहां पे आप हर वोलेटाइल कमोडिटीज को अपने पास रखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जहां पे वोलेटाइल कमोडिटीज को आप अपने पास रखते हैं। व्हाट इज वोलेटाइल कमोडिटी? फॉर एग्जांपल फूड एंड फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड फ्यूल वोलेटाइल, मतलब बेटा इनकी प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रही है, कंटिन्यू घट रही है। एग्जाम्पल के लिए कभी हम धनिया लेने जाते हैं, आज धनिया भैया ने 10 रुपए की इतनी सी दी, कल धनिया 10 रुपए में इतनी सारी दी। टमाटर का रेट कभी बढ़ रहा है, टमाटर का रेट कभी गिर रहा है। तेल का रेट, फ्यूल, पेट्रोल का रेट कभी 2 रुपए बढ़ रहा है, कभी 3 रुपए गिर रहा है, कभी 5 रुपए बढ़ रहा है, कभी 2 रुपए कम हो रहा है। तो ये क्या है बेटा? वोलेटाइल कमोडिटीज। तो इसे हम कैलकुलेट कहां पे करेंगे? इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन। वेयर इज कोर इन्फ्लेशन? इट डज नॉट इंक्लूड volatile commodities. It does not include volatile commodities. ये बेटा कोर सेक्टर के एरियाज को सिर्फ कैलकुलेट करता है, ये कोई भी वोलेटाइल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है। अब बेटा ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री हेडलाइन इन्फ्लेशन को यूज करती है और कौन सी कंट्री कोर इन्फ्लेशन को यूज करती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हाँ कोई गरीब परिवार है, कोई गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार के लिए बेटा जितना भी पैसा वो कमाता है, जितना भी पैसा उन लोग कमाते हैं, उस पैसे से उनका खाना पीने का खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा होता है। अगर बेटा थोड़ी सी भी कीमतें बढ़ जाएं, थोड़ी सी भी कीमतें बढ़ जाएं, जैसे दाल, रोटी, तेल, इनकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ जाएं, उस फैमिली में त्राहिमाम की सिचुएशन आ जाती है। अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो बेटा उसकी मम्मी बोलती रहती है ना, पनीर की कीमतें आजकल बहुत महंगी हो गई हैं। उसी की तरीके से अगर रोटी, कपड़ा, मकान, किसी की भी छोटी छोटी सी कीमतें अगर बढ़ने लग गई तो फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि बेटा उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। बिकॉज पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पे पर कैपिटा इनकम कम होगी? जो कि है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री। द कंट्रीज विच आर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है और डेवलपिंग है बेटा, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। अगर तुम्हारे पैसे ही बहुत कम कमा रहे हो तो थोड़े से भी फूड और फ्यूल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है तो तुम्हारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन सी कंट्रीज यूज करती हैं? जहां पे कंट्रीज की अंडर पर कैपिटा इनकम कम होंगी। कौन सी कंट्रीज होंगी ऐसी? अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। एग्जाम्पल के लिए हमारा खुद का देश, दैट इज इंडिया। तो वो कौन सी कंट्री होगी? अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, जहां पे क्या यूज होता है बेटा? हेडलाइन इन्फ्लेशन। गेट? समझ में आया? ठीक है, आगे कोर इन्फ्लेशन। This is that inflation which is used by the developed countries. उनको रोटी, कपड़ा, मकान, ये तेल वेल इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोर सेक्टर्स, इंडस्ट्री सेक्टर्स, इसमें कीमतें बढ़ी कि कम हुई, वो एरिया को वो ध्यान देते हैं। तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा बेटा? कोर कंपनीज कौन सी हो जाएगी? कंट्रीज, जो कंट्रीज का बोलेंगे हम डेवलप्ड कंट्रीज। द कंट्रीज विच आर कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज, जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होगा। द कंट्रीज विच आर हैविंग द हाई पर कैपिटा इनकम, वहां पे क्या कैलकुलेट होगा? आपका कोर इन्फ्लेशन। मैं आपको एक सोसाइटी के बारे में बताता हूं। जिनके परिवार की कीमतें, जिन लोग की सैलरी बहुत कम होती है बेटा, उनको रोटी, कपड़ा, मकान की अगर थोड़े सा भी चीजें बढ़ता है उनको बहुत इफेक्ट होता है। पर वही जगह कोई रईस है तो वहां पे थोड़ी सी भी ये कीमतें बढ़ती है, उनको धनिया पत्ती और ये मिर्ची से कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, एप्पल का फोन महंगा हो गया तो उनको टेंशन हो सकती है, या कोई चीजें, कोई ब्रांड महंगा हो गया तो उनको टेंशन हो सकती है। बट जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, वहां पे उनको फूड एंड फ्यूल की प्राइसेस थोड़ा सा भी हिलती है तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ये हमारी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बेटा इसको कई बार फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन या फूड एंड फ्यूल वाले इन्फ्लेशन को कई बार कई जगह बोलते हैं थाली इन्फ्लेशन। थाली इन्फ्लेशन जब फ्यूचर में कभी हम डिटेल में इकोनॉमिक्स को पढ़ते होंगे, हमारे लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम अभी इसके सिर्फ पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। थाली इन्फ्लेशन, अगर थाली इन्फ्लेशन हमें ये बताता है कि कितनी हमारी थाली में रखी हुई सामान की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब वो बढ़ती हैं तो हर गरीब के आदमी को क्या हो जाता है? उसकी पॉकेट को बहुत इफेक्ट करता है। तो यहाँ तक कि हमने इन्फ्लेशन के टाइप्स देखे। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा
तुमने हेडलाइन इन्फ्लेशन देखा, तुमने कोर इन्फ्लेशन देखा, तुमने बहुत सारे टाइप के अलग अलग इन्फ्लेशन देखे। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रिवेल करता है। इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रिवेल करता है, कौन सा इन्फ्लेशन है जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। दैट इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ये क्या होता है? नायक पिक्चर देखी है सबने? नायक पिक्चर में याद करो बेटा, अनिल कपूर साहब ऐसा दाढ़ी बना के एक सिख सरदार का रोल करके क्या करते हैं, सब्जियों को बेचने लेके जाते हैं और बीच में सब्जी वाले से लोग बाग क्या मांगते हैं, एक टोल के आगे सब्जी बेचने के लिए कुछ अलग से पैसे मांगते हैं। तो इसी कारण क्या हो जाता है, सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। मतलब बेटा अगर कोई फार्मर है जो अपना उगाया हुआ सामान अगर मार्केट में लेके जा रहा है और बीच में कोई बिचौलिया है जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस है, सपोज करो इसकी जो प्राइस यहां पे थी 10 रुपए, बिकॉज ऑफ बिचौलिया अब उसकी प्राइस कितनी हो रही है मार्केट में, 100 रुपए। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन हो गया, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। हमारे स्ट्रक्चर सही नहीं है जी, इसलिए हमारी मार्केट में प्राइसेस क्या हो गई, बहुत हाई हो गई। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट रेड टेपिज्म, इसका सब एग्जाम्पल फर्स्ट रेड टेपिज्म। व्हाट इज रेड टेपिज्म? बाबूगिरी, बाबूगिरी जो हमारे देश में सबसे आती है, बाबूगिरी। आप सब ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि बाबूगिरी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। व्हाट इज बाबूगिरी? एक फाइल को आगे बढ़ाने में कुछ ना कुछ पैसे चलते हैं। दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लाइसेंस इशू करवाना है तो पैसे देना पड़ता है। अगर आज के टाइम पे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसमें तक के पैसे लग जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है बेटा, रेड टेपिज्म, जहां पे फाइल आगे का बढ़ाने का क्या होता है, पैसे लग जाते हैं, जो एट लास्ट प्रोड्यूसर को अपने जेब से देना पड़ता है। और वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के टाइम पे तो दे देता है रेड टेपिज्म के लिए, बट उसके कारण क्या करता है, वो फाइनल प्रोडक्ट की भी प्राइसेस बढ़ा देता है और ये हमारे देश में बहुत प्रिवेल करता है। दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। सेकंड थिंग, बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय बॉटलनेक्स? बेटा हमारा जो गवर्नेंस इशू है, जो हमारे गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस में हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर हम देखते हैं, कई बार बोलते हैं ना, हाथी तो निकल गया पर उसकी पूंछ बच गई। कोई ना कोई टाइप का क्लियरेंस या कोई ना कोई टाइप की छापेमारी या कुछ होने से क्या हो जाता है, बॉटलनेक्स होने के कारण हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनली उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, बॉटलनेक्स। थर्ड, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम? बेटा हमारे देश में इतने टाइप के अलग अलग टैक्सेस हो जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं चाय पी रहे हैं, 10 रुपए की चाय पी रहे हैं और कोई बहुत बड़े होटल में चाय पी रहे हैं, वहां पे CGST, SGST, फलाना ढिमका, सर्विस चार्ज, ये सब लगा के वो चाय बन जाती है आपकी 200 रुपए की। चाय वही है जी, 10 रुपए वाली चाय शायद ज्यादा अच्छी भी लग जाए आपको, अब वहां कितने में मिल रही है, 200 रुपए में मिल रही है। तो ये बीच में क्या लग गया, दुनिया टाइप के टैक्सेस लग गए। अब ये टैक्सेस आपको समझ में तो आएंगे नहीं बट आप देंगे जरूर, तो चाय क्या हो गई, बहुत महंगी हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम, जो कि प्रोड्यूसर क्लास को जब भी अपना सामान प्रोड्यूस करता है उसे देना पड़ता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हमारे सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के टाइप्स। आगे फोर्थ, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ये बेटा इंडिया में सबसे ज्यादा प्रीवेल करता है जिसके कारण प्राइसेस बहुत बढ़ती हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एक फैक्ट्री बनानी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए, आपको पानी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह वगैरह चाहिए, आपको एयर पॉल्यूशन, ये सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा डेवलप करना पड़ता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल लेके जाना, आपको फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना, ये सारा आपको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, हमारे देश में नहीं है। और वही चीज़ हमारे कहाँ है, हमारे कॉम्पिटिटर चाइना के पास है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, इंडिया का कॉम्पिटिटर चाइना हमारे से ज्यादा FDI अपने पास खींच लेता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट हर्डल इन आवर इकोनॉमी व्हिच इज क्रिएटिंग योर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, व्हिच इज क्रिएटिंग योर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और गवर्नमेंट इनके लिए बहुत सारा काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतमाला, सागरमाला, यही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम को आप देखो, GST आ गए हैं, गवर्नेंस में ई-गवर्नेंस आ गया है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, सो दैट द FDI विल बी अट्रैक्टेड
डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया एंड विल गोइंग टू क्रिएट जॉब्स, ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी। ये सब हमारे कॉन्सेप्ट चीज को सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को सॉल्व करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे और हमने देखा कि इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन प्रिवेल होता है। अब आगे देखते हैं बेटा कि इन्फ्लेशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और इंडिया में कौन सा इंडेक्सेस बताता है कि इन्फ्लेशन है या नहीं है। तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, उस फॉर्मूला को याद रखना, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। इसे बोलते हैं हम इन्फ्लेशन के फॉर्मूला। हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन? दैट इज P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या है बेटा? करंट प्राइस, करंट प्राइस। P0 प्रीवियस प्राइस। देखिए हम समोसा के बार बार एग्जांपल ले रहे थे। समोसा, पहले एक समोसा सपोज कीजिए मिल रहा था आपको 10 रुपए में। कितने रुपए मिल रहा था एक समोसा आपका? 10 रुपए में। और आज कितने का मिल रहा है वही समोसा जी? 15 रुपए में। तो P1 क्या हो गया? 15। P0 क्या हो गया आपका? 10। नीचे P0 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10 5 अपॉन 10, 5 1 जा 5 2 जा 250। तो बेटा समोसे में इन्फ्लेशन कितना आ गया? 50% इंक्रीज हो गई प्राइसेस, हाँ या ना? इन्फ्लेशन कितना आ गया समोसे में? 50%। तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा बट आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। दैट इज P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। चलो अब आगे देखते हैं। इफेक्ट्स देख लिया हमने इन्फ्लेशन के, अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द इंडेक्सेस व्हिच आर बीइंग यूज्ड बाय इंडिया। ठीक है, WPI एंड CPI। WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कुछ इंडेक्सेस को यूज करके हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ इंडेक्सेस को यूज करके, जो कि है WPI एंड CPI। बेटा इंडिया में 2016 के पहले WPI यूज्ड एज अ मेजरमेंट इंडेक्स टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन इन आर इकोनॉमी। हम WPI को यूज करते थे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So wholesale price index, when you're talking about the wholesale price index, ये यहाँ कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बेटा? Which are the things which are been calculated only in the wholesale market। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सामान का पैसा जो कि brought and sold in the wholesale market, उसी को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? wholesale price index। इसमें लिखेंगे brought and sold in wholesale market। ठीक है, the goods which are brought and sold in the wholesale market। ठीक है, यहां पे बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड बोला गुड्स, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ किसको कैलकुलेट करता है बेटा? गुड्स को कैलकुलेट करता है। ठीक है, और बेटा ये गुड्स को तो ब्रॉड एंड सोल्ड इन द होलसेल मार्केट है, तो क्या ये इकोनॉमी की रियल पिक्चर बताएगा क्या? नहीं। पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है, यहां सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। दूसरी बात बेटा, होलसेल मार्केट क्यों इकोनॉमी की रियल पिक्चर नहीं बताता, वो मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, कोई सामान अगर आप खरीदने जा रहे हैं, अगर बेटा कोई फैक्ट्री से सामान बेचने के लिए रायपुर आ रहा है, अपने रायपुर छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो वो सामान फैक्ट्री से रायपुर आया होगा। रायपुर में किसके पास आया होगा बेटा? एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा उसको? डिस्ट्रीब्यूटर रायपुर के ही सारे होलसेलर को देगा, सारे होलसेलर को देगा। वो होलसेलर किनको देंगे बेटा? रिटेलर को देंगे। वो किसको देंगे? रिटेलर को देंगे। और रिटेलर फिर किनको देगा बेटा? कंज्यूमर को देगा। अब मुझे बताइए, अगर वो सामान की कीमत फैक्ट्री में 10 रुपए थी, रायपुर का डिस्ट्रीब्यूटर उसको सपोज करो 11 रुपए में बेच रहा है, होलसेलर के पास वो 11 रुपए का सामान 12 रुपए में आ रहा है, और वो रिटेलर को दे रहा है 13 रुपए में, और रिटेलर वो सामान बेच रहा है मार्केट में 15 रुपए में,
तो बेटा होलसेलर की प्राइस अलग है और कंज्यूमर के पास जाने की प्राइस अलग है। और इंडिया में कंज्यूमर अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। जो रायपुर का कंज्यूमर है वो रायपुर के कंज्यूमर को कोई शर्ट जो है वो अलग प्राइस में मिलेगी और वही प्राइस का शर्ट सेम टू सेम जब सरगुजा जाएगा, जशपुर जाएगा, दंतेवाड़ा जाएगा, कांकेर जाएगा, उनकी प्राइसेस अलग होंगी। तो कंज्यूमर क्या बताएगा? रियल इन्फ्लेशन इन द मार्केट, नॉट द होलसेलर। और यहां पे होलसेलर सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में बताएगा और सिर्फ पार्शियल पिक्चर बताएगा, नॉट द रियल पिक्चर, नॉट द रियल इन्फ्लेशन विच इज बीइंग पेड बाय द कंज्यूमर क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए बेटा 2016 में कौन सी कमिटी? उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें WPI को छोड़ के अब हमें किसमें स्विच हो जाना चाहिए? CPI में। किसमें स्विच हो जाना चाहिए? CPI में। क्यों स्विच हो जाना चाहिए CPI में? क्योंकि CPI जो है वो गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को बताएगा और साथ ही साथ वो क्या बताएगा? रियल पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी। रियल पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी। मैंने आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना सिखाया, फिर मैंने बताया कैलकुलेशन जो हमारी इकोनॉमी में होती है वो कैसी होती है? बाय यूजिंग WPI एंड CPI। बिफोर 2016 वी आर यूजिंग WPI एज अ इन्फ्लेशन एंकर। हम इसे क्या कर रहे थे? इन्फ्लेशन एंकर की तरीके से यूज कर रहे थे। बट आफ्टर 2016 रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमिटी हमने क्या यूज करने लग गया? CPI एज अ न्यू एंकर, एज अ न्यू ऑफिशियल एंकर विच विल गोइंग टू टेल यू द रियल पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WPI थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। बेटा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसमें कितनी कमोडिटीज होती हैं बेटा? उसमें मोर देन 697 प्लस कमोडिटीज होती हैं। वहां पे कितनी कमोडिटीज होती हैं? मोर देन 697 प्लस कमोडिटीज, जिनको डिवाइड किया जाता है 3 भाग में। प्राइमरी आर्टिकल्स, फिर आता है बेटा फूड एंड फ्यूल, प्राइमरी आर्टिकल्स, फूड एंड फ्यूल, और फिर आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्वेश्चन आता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसका वेटेज सबसे ज्यादा है? तो आएगा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। 697 प्लस कमोडिटीज है जिसमें प्राइमरी आर्टिकल्स, फूड एंड फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है। आगे बढ़ते हैं। WPI जो बेस ईयर है, उसका जो बेस ईयर है वो क्या है? 2011-12। इसको पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसे कौन पब्लिश करता है इसका डेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो इसे पब्लिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे पब्लिश करती है। ठीक है जी, ये हो गया WPI। अब हम इससे क्या कर रहे थे? इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक था कि ये सर्विस इंक्लूड नहीं करता, ये सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता। क्या ये रियल पिक्चर बताता है? क्या नहीं बताता। तो हम किस डेटा में चले गए? वी हैव अडॉप्टेड CPI एज अ न्यू ऑफिशियल एंकर, एज अ न्यू ऑफिशियल एंकर आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमिटी। जो CPI होता है बेटा उसमें कितनी कमोडिटीज होती हैं? इट इज हैविंग मोर देन 450 प्लस कमोडिटीज। इसमें कितनी कमोडिटीज होती हैं? मोर देन 450 प्लस कमोडिटीज। और इसका भी जो डेटा देता है वो बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनिस्ट्री देती है। जो CPI है वो फर्दर सब डिवाइडेड है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबर, CPI रूरल लेबर। देखो जिसमें भी लेबर और वर्कर दिखाई दे रहा है ये डेटा कौन पब्लिश करेगा बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये कौन पब्लिश करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यहां पे इन्फ्लेशन कितना है कौन पब्लिश करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। फिर यहां पे एक और चीज आ जाता है बेटा, CPI UNME।
यूएनएमई का फुल फॉर्म अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ये बताएगा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, जो अर्बन एरिया में नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज हैं, इसका डेटा कौन पब्लिश करेगा बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये पब्लिश करेगी यूएनएमई का डेटा। तो हमें दिखाई दिया कि सीपीआई हमारा ऑफिशियल एंकर कब बना? 2016 में। और यहां पे क्या दिखाया हमने? सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल एंड सीपीआई यूएनएमई, दैट इज अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। जहां जहां वर्कर दिखे वो कौन सी मिनिस्ट्री दिखा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। एंड यूएनएमई कौन दिखा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। Apart from all these four things, CPI IW, CPI RL, CPI UNME, CPI AL, इनके अलावा भी 2011 में CPI U, CPI R and CPI C, मतलब इन्फ्लेशन जो कि अर्बन में होगा, CPI R जो कि रूरल में होगा, कंज्यूमर, एंड सीपीआई सी जो कि कंबाइंड है, इसका भी डेटा बेटा कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसका भी डेटा कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यहां तक ये क्लियर हो रहा है? हमने देखा कि कौन डब्ल्यूपीआई है, कब हमने उसको चेंज किया, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे चेंज किया, वगैरह वगैरह, और हमें पता चल गया इन्फ्लेशन कितना अच्छा है और कितना बुरा है। अब हम देखेंगे हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमारा पूरा मेंस का आंसर बन रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, इन्फ्लेशन का कौन सा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं हम इंडेक्सेस के लिए, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, कैसे, सॉरी, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नाउ वी विल सी हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब क्या देखेंगे हम? हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है बहुत अलग अलग टाइप से, और यहां पे हम आपको बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज बता रहे हैं। फर्स्ट, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है भाई? कौन सी चिड़िया है ये? बेटा मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश में गवर्न करता है हमारा आरबीआई। कौन गवर्न करता है हमारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डिसाइड करेगा कि कितने रेट में आपको लोन मिलेगा, कितने रेट में लोन नहीं मिलेगा। कौन डिसाइड करेगा आपके यहाँ? आरबीआई। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करने को क्या बोलेंगे हम? मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को क्या बोलेंगे हम? मॉनेटरी पॉलिसी। सपोज कीजिए मार्केट में है इन्फ्लेशन, सपोज कीजिए मार्केट में है इन्फ्लेशन। अब बेटा मार्केट में पहले ही बहुत महंगाई है, तो क्या लोन हमें और सस्ते रेट में देना चाहिए क्या? अगर हम और सस्ते रेट में देंगे तो लोग बाग क्या करेंगे? और लोन लेंगे। जितना ज्यादा लोन लेंगे उतना ज्यादा मार्केट में पैसा आ जाएगा, जितना ज्यादा पैसा में आ जाएगा मार्केट में उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा। सो व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? वी हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो कोई नया लोन लेगा क्या? नहीं। जो पुराने लोन भी हैं वो भी क्या हो गए हैं? महंगे हो गए हैं। तो बेटा अब क्या हो जाएगा? we will not allow the money to go in the market, बल्कि अब लोग लोन नहीं लेंगे, बल्कि अब क्या करेंगे? लोग लोन अवॉइड करेंगे। हमें लोन अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंक्रीज बाय आरबीआई। आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं बेटा, कुछ टूल्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। आरबीआई इज हैविंग सर्टेन टूल्स, जिस टूल्स को बोल सकते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। ये डिटेल में बेटा आप आरबीआई के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बस बता दे रहा हूं। आरबीआई इज हैविंग सर्टेन टूल्स, द क्वांटिटेटिव टूल्स एज वेल एज qualitative tools which can be used by RBI to control inflation. For example of quantitative tools का बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट भाई? लॉन्ग टर्म लोन गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स।
लॉन्ग टर्म लोन जो देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, आरबीआई को, आरबीआई अगर लॉन्ग टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक, उसे क्या बोलते हैं हम, बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ गया तो बेटा कमर्शियल बैंक को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मार्केट में पैसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मार्केट से पैसा नहीं जाएगा और लोग पैसा नहीं लेंगे, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आना शुरू करेगा। बैंक रेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स, गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। दूसरा रेपो रेट, दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, सेम टू सेम बैंक रेट जैसा है, बट अब ये क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन, दैट इज लेस देन अ ईयर। दूसरा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज द कैश विच नीड टू बी रिजर्व। कुछ कैश है जो आरबीआई को क्या बोल रहा है, आरबीआई कि भैया मुझे तुम कैश कुछ क्या दो, अब मेरे को पास रखवाओ, हर कमर्शियल बैंक कुछ कैश मेरे पास रखवाओ। अगर ज्यादा पैसा आरबीआई मांगेगा तो मार्केट में पैसा बचेगा क्या, नहीं बचेगा। जब जब कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा आरबीआई, उतना ज्यादा मार्केट से पैसा खत्म होना हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो वेन एवर सीआरआर विल इंक्रीज, वेन एवर रेपो रेट विल इंक्रीज, वेन एवर द बैंक रेट विल बी इंक्रीज, द इन्फ्लेशन विल बी डिक्रीज। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सब चीजों क्या करेगा, आरबीआई बढ़ाएगा। सीआरआर के बाद एसएलआर, ये सारी चीजें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास कुछ पैसा रिजर्व करने के लिए आरबीआई बोलता है। अगर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई ने बोला कि तुम अपने पास ज्यादा पैसा रिजर्व करके रखो, मतलब तुम मार्केट में पैसा कम दे सकते हो, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आएगा। सो बाय यूजिंग द क्वांटिटेटिव टूल्स द आरबीआई कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इट विल कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट आर क्वालिटेटिव टूल्स, बेटा क्वालिटेटिव टूल्स में मैं मेजर वाले बता रहा हूं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बेटा जब भी हम लोन लेने जाते हैं, वेन एवर वी गो फॉर द लोन, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है। सपोज कीजिए मैं मार्केट के पास गया, बैंक के पास गया और मैंने दिया एक अपना लैंड, जिस लैंड की कीमत थी 10 लाख रुपए, जिस लैंड की कीमत थी 10 लाख रुपए, और मैंने लोन मांगा उससे 8 लाख। तो बैंक ने बोला कि ठीक है मैं आपको 8 लाख देता हूं और 10 लाख की प्रॉपर्टी अपने पास रखता हूं। तो बैंक ने अपने पास एमआर कितना रखा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितना रखा बेटा, 2 लाख रुपए रख लिए। अगर आरबीआई आया और आरबीआई बोलता है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट बैंक को बढ़ा लो, तुम क्या करो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा लो। अब तुम 2 लाख नहीं रखोगे बैंक, तुम अब अगर लोन लेने जाओगे तुम कितना रखोगे, 5 लाख अपने पास रखोगे और 10 लाख के बदले कितना लोन दोगे, अब 5 लाख ही लोन दोगे और 5 लाख अपने पास मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखोगे। तो जब जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा, तो तब लोन कितना हो जाएगा, कम पैसा बैंक्स लोगों को देंगी। सो वेन एवर मार्जिनल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज, द लैंडिंग ऑफ बैंक्स विल बी डिक्रीज। हेंस बाय इंक्रीजिंग द मार्जिनल रिक्वायरमेंट आरबीआई कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ये सब किसके अंदर आ गया बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दूसरी चीज, और कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं जी, सेकंड थिंग फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, दैट इज कि गवर्नमेंट अपना बजट को कैसे पेश करती है और पैसे कैसे खर्च करती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर आएगा बेटा फिस्कल एक्सपेंडिचर, फिस्कल रेवेन्यू एंड फिस्कल बोरोइंग्स। मतलब गवर्नमेंट अपना कितना एक्सपेंडिचर करेगी, कितना वो रिवेन्यू जनरेट करेगी और कितना वो बोरो करेगी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा खर्च करेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अपना एक्सपेंडिचर कम करने का। तो एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। कोई ऐसी स्कीम नहीं निकालनी पड़ेगी, जैसे अभी फ्री में भत्ता मिल रहा है आपको 2500 रुपए, या गवर्नमेंट की योजना है जहां पे एलपीजी सब्सिडी दे रही है या लोन वेवर दे रही है, आपको लोन माफ कर रही है। ये सब क्या कर रही है गवर्नमेंट, पैसे मार्केट में डाल रही है। 7th पे कमीशन आई, सबकी सैलरीज बढ़ा दी गई। तो ये सब क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इन सब के पैसे को कंट्रोल करना पड़ेगा। बाय यूजिंग द कंट्रोल मेथड ऑफ फिस्कल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। सेकंड थिंग फिस्कल रेवेन्यू। फिस्कल रेवेन्यू, व्हाट इज फिस्कल रेवेन्यू, गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे मार्केट से कमाती है, 2 तरीके से कमाती है जी।
डायरेक्ट टैक्स एंड योर इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब मार्केट से पैसा निकालना है। बेटा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज कर देगी। इट विल इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्स। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेगी गवर्नमेंट? कम करेगी। क्यों कम करेगी जी? डायरेक्ट टैक्स तो समझ में आ गया। डायरेक्ट टैक्स मतलब कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा था, पहले टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट 10 रुपए, तो आदमी के पास कितना पैसा बच रहा था? 90 रुपए। अब डायरेक्ट टैक्स को अगर गवर्नमेंट बढ़ा दी, 100 रुपए में बोलती है कि मुझे 30 रुपए दो, तो लोगों के पास कितना पैसा बचेगा? 70 रुपए। Hence, by using the fiscal revenue policy that is direct tax, government can control inflation by increasing the direct tax. अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन को। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, मैंने अभी आपको चाय का एक एग्जांपल बताया था वीडियो की शुरुआत में कि चाय जो है आप ठेले वाले से पीजिए, वो 100 रुपए की दे रहा है, बट वही जगह अगर आप किसी महंगे होटल में जाएंगे, वहां पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, जिससे वो चाय की कीमत क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसमें क्या ऐड हो गया बेटा? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो गए। अब जितने ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो उसके कारण क्या हो गई? प्राइसेस बढ़ गई। एग्जाम्पल के लिए जो चाय 10 रुपए की ठेले में मिल रही थी, वही चाय 10 रुपए की चाय अगर कोई 5 स्टार होटल में, वहां पे CGST, SGST और सर्विस चार्ज एसेक्ट्रा करके वो चाय कितने की मिल रही है? 100 रुपए की मिल रही है। तो ये जितने भी टैक्सेस हैं, इसके कारण क्या हो रही है? कीमतें ज्यादा। अगर हम इन टैक्सेस को कम कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो व्हाइल डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस वी कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो बेटा ये दो पॉलिसीज हो गई। और गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट administrative measures. What are the administrative measures? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो मैंने आपको बताया, इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन बहुत प्रिवेल करता है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट नीड टू चेक द रेड टेपिज्म, गवर्नमेंट शुड चेक द बॉटलनेक्स, गवर्नमेंट शुड adopt that policy which will help you to make the inflation under control. सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, आपको अपनी पॉलिसीज को भी अच्छी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिचौलियों को खत्म करना पड़ेगा, आपको उस पॉलिसीज को यूज करना पड़ेगा जहां पे आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सिखाएं कि हमें इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक्ट बताता हूं बेटा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये एक्ट ये कहता है, जैसे कि सपोज कीजिए अगर रेमडेसिविर का इंजेक्शन कोरोना के टाइम पे चाहिए था, कुछ लोगों ने क्या किया था? रेमडेसिविर का इंजेक्शन अपने पास होल्ड करके रख लिया। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी और उन लोगों ने क्या कर दिया? उसके होल्ड करके रख दिया। जब आसमान कीमतें पहुंच गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तब उन्होंने मार्केट में बेचना शुरू किया। इसके कारण क्या कर दिया बेटा उन्होंने? होल्डिंग के कारण कीमतें आसमान छूने लगी। तो बेटा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या कहेगा? आप एसेंशियल चीजों को अपने पास होल्ड करके ज्यादा टाइम नहीं रख सकते। जैसे आलू, प्याज, तेल, धनिया, मिर्च, ये जो भी हम देखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर उसे आप होल्ड करके रखेंगे तो मार्केट में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को लेकर क्या करना पड़ेगा? पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेगी जहां पे इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल हम कर पाए। आखिरी अदर मेजर्स जो कि आप लिख सकते हैं, अदर मेजर्स। व्हाट आर द अदर मेजर्स? फॉर एग्जांपल आपने लिखा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। बेटा अपन ने देखा ई गवर्नेंस आया है, जिसमें हम बॉटलनेक्स को चेक कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं, हम कैमरास का यूज कर सकते हैं, हम ऐसी नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं जहां पे हम क्या करें? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना सामान स्टोर में अभी रखा हुआ है, वेयर हाउस में कितना रखा हुआ है, हम कौन सी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे, कौन सी चीज को हम इंपोर्ट करेंगे, हम इस सबको कैसे कर सकते हैं बेटा? इन्फ्लेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच द इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। हाँ या ना? यहां तक कि आपको समझ में आया? सो वी हैव अंडरस्टूड इन्फ्लेशन, वी हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स इंटरनल, एक्सटर्नल एंड डिफरेंट पैरामीटर्स की इन्फ्लेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा इंडिया यूज करता है बेटा? WPI की CPI, हमने वो देखा। और मैंने आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन बताया, जिसमें मैंने बताया इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे देखते हैं बेटा, इन्फ्लेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कर्व है, इन्फ्लेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कर्व है, जिस कर्व का नाम है फिलिप्स कर्व। ये जो कर्व है
ये जो कर्व है बेटा इन्फ्लेशन के लिए, ये एक कर्व है, फिलिप्स कर्व। ये बेटा एक जो कर्व है वो दो चीज पे है, एक जगह है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और एक जगह है आपकी इन्फ्लेशन। जो आपका एक्स एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटा, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। जो आपका एक्स एक्सिस है इसे क्या बोलेंगे हम, अनएम्प्लॉयमेंट। और इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो कर्व है वो कुछ ऐसा है, ये जो कर्व है वो कुछ ऐसा है जो ये बता रहा है बेटा कि जैसे जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा, क्यों कम होगा, जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सपोज कीजिए इन्फ्लेशन 10% था तो अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे यहाँ पे 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। यहाँ पे जब 10% आ रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 नहीं लिखते, ज़्यादा हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 है। जब 2% इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट 50 है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है 4, 6, 8, तब क्या हो रहा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम होता जा रहा है। लोग अब कम अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, लोग अब कम अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, फिलिप्स कर्व। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फिलिप्स कर्व, जो कि आया था 1961 में बाय A.W. फिलिप्स, बाय A.W. फिलिप्स। क्या ये कर्व सच्चा है और अच्छा है? क्या ये कर्व सच्चा है और अच्छा है? नहीं जी, ये कर्व बेटा पहले बहुत इज्जत दी गई इस कर्व को, बट क्या ये कर्व पूरा पूरा रियलिटी बताता है? नहीं। मतलब ये कर्व कह रहा है कि अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो प्रोड्यूसर भी अपना सामान प्रोड्यूस करता जाएगा और लोगों को जॉब देता जाएगा, जिससे मार्केट में क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा। ये कर्व कह रहा है। बट ऐसा होता है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? आप बोल तो रहे हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बट बेटा मैंने आपको एक चीज बताई जो हमारे रघुराम राजन जी ने भी कही थी, 4 ± 2%, जिसमें यह कहा गया था अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जाना शुरू होता है, 6% से ऊपर जाना शुरू होता है तो क्या होगा, प्रोड्यूसर तुम कितना भी प्रोड्यूस करो, कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलता हूं बेटा, मैं आपको एक समोसा खिलाऊंगा, ये समोसा बेटा आपको पक्का आईएएस बनाएगा, पक्का आईएएस बनाएगा। आप क्या करोगे, ठीक है सर खरीदते हैं, कितने का बेटा, बेटा 50,000 का एक समोसा खरीद लो। बोले सर चलो बेच के खरीदते हैं कुछ भी चीज करके, 1 लाख रुपए चलो खरीदते हैं, 15 लाख रुपए खरीदते हैं, 50 लाख रुपए। बोलते सर रहने दो, नहीं निकालना पेपर वेपर, आप रखो अपने समोसे को। मतलब क्या हो गया बेटा, किसी भी चीज की एक अपर लिमिट होती है, उससे ऊपर अगर उसकी प्राइस जाएगी तो तुम खरीदोगे नहीं। जो आपकी बॉटल की कीमत है, 20 रुपए का पानी पीते हो आप, अगर वो 50 रुपए में मिलेगा आप तब तक खरीदोगे, आप बहुत प्यासे हो, ठीक है। बट बेटा अगर वो 50 रुपए की कीमत 5,000 रुपए की एक बोतल पानी मिल रही है तो आप खरीदना बंद कर दोगे। आप रखोगे घर से पानी ले चलेंगे, भैया इतना महंगा पानी हम नहीं पिएंगे। मतलब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो करेगा बट कंज्यूमर खरीदना बंद कर देगा। तो बेटा ये जो कर्व है, ये कर्व है जो A.W. फिलिप्स ने दिया था, वो सिचुएशन को नहीं बता पाता जहां पे क्या बोल रहे हैं हम कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, वो ये सिचुएशन को बता नहीं पाता। ये कर्व क्या बता रहा है बेटा, दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या बता रहा था कर्व, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम होगा, ये कर्व बता रहा है। बट ऐसा सिचुएशन नहीं होता। अगर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ये सिचुएशन इकोनॉमी में प्रिवेल करना शुरू हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन पार हो गया 6% से ऊपर। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, महंगाई भी बढ़ने लग जाएगी और लोग सामान तो बनाएंगे बट सामान कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। तो ये सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा, व्हेन इन्फ्लेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, स्टैगफ्लेशन। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम बेटा, स्टैगफ्लेशन। द सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड इन्फ्लेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, इस सिचुएशन क्या बोलते हैं हम, स्टैगफ्लेशन। ये बेटा बहुत ज्यादा हंट होता है। क्या इंडिया में ये आया है? हाँ जी इंडिया में आया है। इन 1994 to 1997 the India is also facing the situation of stagflation।
ठीक है, हाँ या ना? सो हियर कंप्लीट्स द होल चैप्टर ऑफ इन्फ्लेशन। हमने पूरा चैप्टर को देखा, हमने हर चीज को रिवाइज किया, व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, और उसके बाद हाउ द इन्फ्लेशन कैन बी कैलकुलेटेड एंड हाउ द इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। उसके बाद हमने फिलिप्स कर्व देखा, और उसके बाद हमने देखा इन्फ्लेशन का जो फिलिप्स कर्व है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। वी हैव सीन द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। सो हियर कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ इन्फ्लेशन, जहां से बेटा आप पुराने कोई भी क्वेश्चंस को उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 90% हमने हर क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व किया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड all the best for your mains as well as EPFS students, all the best for your prelims as well as UPSC students, all the best for your upcoming UPSC paper. Thank you.